Hello everyone, welcome back to the Layman Way and welcome to this new series जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि यूपीएससी को हमको मास्टर कैसे करना है ना। तो यूपीएससी का जो स्ट्रैटेजी है क्या होना चाहिए है ना, एक साल का 2023 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं है ना, जिनके पास टाइम है वो कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें हम पहले प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, फिर मेंस के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यू, और एंड में हम इसमें शेड्यूल बनाएंगे कि आप कैसे सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर सकते हो आगे, है ना। फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है डे 1 से डे 365 तक की, है ना। तो रिवीजन इसमें आपको करना है, ठीक है। सो वेलकम बैक अगेन। चलिए जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, है ना। हर पार्ट ऑफ द सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, एंड उसके बाद उसका रिसोर्स देखेंगे कि कैसे पढ़ना है ना, नोट्स कैसे बनाने हैं, और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हमको कैसे करने हैं, है ना। उसके बाद रिसोर्सेज की हम बात करेंगे, है ना। उसके बाद वील मेक अ फाइनल शेड्यूल टू हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। जो बच्चे नए अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी अभी आए हैं, है ना, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम देना पड़ेगा इस प्रिपरेशन में। यू हैव टू बी पेशेंट विद इट, है ना। पेशेंट रहना पड़ेगा पहला, दूसरा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा पढ़ाई के साथ, है ना। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो चले गए, मतलब दोस्तों के साथ, है ना। इस टाइप से टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। 10 घंटे दिन का पढ़ना है ना, क्योंकि 10 घंटे पढ़ोगे तभी 7-8 बार आप पूरे कोर्स को, पूरे यूपीएससी के सिलेबस को रिवाइज़ कर पाओगे, और रिवीजन के साथ साथ आप मॉक्स भी सॉल्व कर पाओगे, और आंसर राइटिंग और ऑप्शनल भी पढ़ पाओगे, है ना। तो इतना आपको पढ़ना है अगर रैंक अच्छी लानी है, अगर एक्चुअली में आईएएस बनना है ना। बस ऐसे ही लोगों को दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हो तब तो वीडियो भी मत देखो, ये वाला टाइम वेस्ट करोगे। बट अगर एक्चुअली में सीरियस एस्पिरेंट हो, है ना, तो यू हैव टू स्टडी दिस मच, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो पेशेंस रखना है ना, कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन रहना है तैयारी में, है ना, और डेली पढ़ाई करनी है ना। डेली मतलब डेली करनी है, कुछ भी हो जाए, है ना, डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, है ना। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको पूरे दिन में टाइम मिलता है, सुबह शांति भी होती है और पढ़ भी अच्छे से सकते हो, है ना। तो ट्राई टू वेक अप एट अराउंड 4 AM, है ना। तब से आप उठिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। और तब से लेकर यू हैव फुल डे टिल 9 o'clock, है ना, 9 PM तक आप आराम से पढ़िए, है ना। 6 से आप 7 घंटे सो सकते हो, है ना। और उसके बाद जस्ट स्टडी, बस आप ये गोल रखो अगले एक साल के लिए, बस पढ़ना ही है ना। बस पढ़ना ही है, और कोई मेरे को काम नहीं करना है, और कोई इधर उधर नहीं देखना है। और इस प्रिपरेशन, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, तो मज़ा भी आएगा बहुत ज़्यादा जर्नी में, है ना। क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स पता चलेंगे, इतना ज़्यादा व्यू पॉइंट्स पता चलेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के, कि आपका खुद ही से इंटरेस्ट बनेगा, है ना। तो वो इंटरेस्ट को कभी जाने मत देना। भले ही टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, डजेंट मैटर। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद वॉट यू आर डूइंग, है ना। कंसिस्टेंसी एक चीज़ है जो इंसान को सक्सीड करवाती है ना। तो आप भले ही कितना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो किसी चीज़ में, तो एक ना एक दिन वो चीज़ आपको फ्रूट्स देगी, है ना। तो बी दैट थिंग, ठीक है। शॉर्टकट्स के लिए मत ढूंढना कोई चीज़, है ना। शॉर्टकट मत सोचना कि यार ये अब मेरे को पॉलिटी पढ़नी है, इतना ज़्यादा है, मेरे से हो नहीं पा रहा है, तो कोई एक समरी बुक पढ़ लेते हैं, बस समरी नोट्स पढ़ लेते हैं, उससे काम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, समरी नोट्स नहीं पढ़ने, आपको पूरी बुक पढ़नी है ना। और पूरी बुक के खुद से नोट्स बनाने हैं, मेहनत करनी है। यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट हार्डवर्क, ये मैं बता देता हूँ। और हार्डवर्क, और इसके साथ साथ आपको इतना ज़्यादा रिवीजन करना है कि आपको ऐसे बोलते हैं ना, घोट लेना है पूरा, मतलब आपको पूरा अंदर ले लेना है, समा जाना चाहिए आपके अंदर। कि भाई अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रेसिडेंट के बारे में आप एक स्पीच दो, तो आप हो सकता है 1 घंटे तक स्पीच देते रहो प्रेसिडेंट के बारे में, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये आ नहीं पाएगा, आराम से नॉर्मल बुक्स पढ़ोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। बट यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली रिवाइजिंग दोज टॉपिक्स, जो हम रिसोर्सेज अभी देखेंगे, है ना। वर्किंग हार्ड कंसिस्टेंटली एंड स्टिकिंग टू योर डेली शेड्यूल इज़ द की टू क्लियरिंग यूपीएससी। तो शेड्यूल जो हम बनाएंगे उसको आपको स्टिक करना है ना, उसको वो डेविएट उससे नहीं करना है ना। घर में शादी है या कुछ भी हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, आपको उससे डेविएट नहीं करना है, ठीक है। एक्सरसाइज कर सकते हो,
मेडिटेट कर सकते हो, मतलब कर क्या सकते हो, करना ही चाहिए, है ना। डेली आपको एक्सरसाइज करनी है और मेडिटेशन करना है, ताकि आपकी जो बॉडी है और जो माइंड है वो सिंक में रहें और एकदम प्रोडक्टिवली आप पढ़ पाओ, है ना। उसके बाद वेस्ट मत करना दिन, रिग्रेट करोगे बाद में, ठीक है, कि भाई एक दिन बचा लेते तो प्रीलिम्स हो जाता, ठीक है। और अगर मान लो एक दिन, और इसका उल्टा भी है कि अगर आप मान लो एक दिन वेस्ट कर देते हो, है ना, तो अपने आप को कोसना मत, है ना, कि भाई एक दिन खराब हो गया, शेट अप तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक दिन खराब हो गया चलता है, 2 दिन खराब हो गया चलता है, बट अगले दिन से, अगले मूवमेंट से स्टार्ट यूटिलाइजिंग दैट टाइम, ठीक है। एक दिन 2 दिन सब 3-4 दिन सबका खराब होता है, लोगों के महीने खराब हो जाते हैं, है ना। तो उसके लिए अपने आप को डोंट बीट योर सेल्फ अप, है ना। ठीक है खराब हो गया, बट अगली बार से विल पुट अप आवर 100% एफर्ट्स, है ना। हफ्ते में एक बार ब्रेक लेना ज़रूरी है, अगर आप इतना घंटे पढ़ते हो तो। अब आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो, है ना, फिर बोलोगे सर आपने तो बोला था ब्रेक ले लेना, है ना। नहीं भाई, 2 घंटे में ब्रेक नहीं होता है। इंसान जो हर दिन 12 घंटे पढ़ रहा है ना, उसके लिए ब्रेक होता है कि भाई आप चलो इतना इतना आपने पढ़ा है, नाउ संडे इज़ द डे जब हम जो है वो ब्रेक लेंगे। और उस वो ब्रेक को ना आपको एन्जॉय करने में मज़ा भी आएगा। आप बाहर जाओगे, आपको लगेगा अरे वाह! बहुत मेहनत करी है इस हफ्ते ना, मतलब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो उससे वो मज़ा भी आएगा वो ब्रेक को एन्जॉय करने में। अब आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो तो ब्रेक करने में कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद वर्क हार्ड एंड स्मार्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो हार्ड तो करना है ना, बट गधा मजदूरी नहीं करनी है ना। समझ रहे हो ना, गधा मजदूरी नहीं करनी। गधा मजदूरी क्या होता है पता है? गधा मजदूरी ये होता है कि पॉलिटी के लिए आपने एक बुक उठाई, है ना, उसको पढ़ लिया, फिर आपने सोचा अरे इतना सारा सिलेबस है यूपीएससी में, कुछ भी पूछ सकता है, तो फिर पॉलिटी की दूसरी बुक उठा ली, एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली, फिर एक बार डीडी बासु पढ़ ली, फिर एक बार और तीसरी बुक उठा ली। ये होती है गधा मजदूरी, जो कि नहीं करनी है, ठीक है, जो कि नहीं करनी है, ध्यान रखना, है ना। एक रिसोर्स पकड़ना है और उसको बार 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 जितनी बार हो सके 20 बार 30 बार रिवाइज करो उसको, है ना। आपको लगेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं, 20-30 बार रिवाइज करने में तो हमारी मतलब पसीने आ जाएंगे। हाँ भाई, पसीने आ जाएंगे तभी यूपीएससी में होगा, है ना। समझ में आ रहा है? इतनी बार रिवीजन करोगे तभी जाके आपको अगर यूपीएससी के मेंस पेपर में क्वेश्चन आ गया, तो आपको बस सोचना नहीं है, आपको बस लिखते चले जाना है, क्योंकि वहाँ टाइम नहीं मिलेगा इतना सोचने का कि अरे याद करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में, याद करते हैं क्या करती है। इतना टाइम अगर लोगे ना तो पेपर छूट जाएगा, है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत बार रिवाइज़ किए होगे कोर्स को, बहुत बार आपने रिवीजन किया होगा कोर्स का। तो एकदम से एक कीवर्ड आया फाइनेंस कमीशन, आपको पूरा 250 वर्ड का आंसर पता है उसके बारे में। इस टाइप से काम करना है, समझ रहे हो? और स्पीड तो तेज़ होनी ही चाहिए आपके लिखने के लिए, है ना। तो वो सब चीज़ें इस जर्नी में आपको पता चलेंगी, है ना। तो समझ में आ गया क्या करना है? एकदम मेंटली प्रिपेयर कर लो अपने आप को कि भाई इतने से इतना घंटा पढ़ना है, मेहनत करनी है ना, कंसिस्टेंटली करनी है और डेली करनी है, ठीक है। चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो ये वाला लेक्चर है हमारा, इसमें हमने 3 पार्ट, जो पूरी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे उसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ प्रीलिम्स, है ना, मेंस और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना। एक-एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स कैसे करना है, रिसोर्सेज, सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेंस का कैसे करना है और फिर पर्सनैलिटी टेस्ट का कैसे करना है ना। तो चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इन तीनों फेजेज़ के बारे में बात करेंगे। आज हम ये बात करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स से, ठीक है। तो जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है ना, उसमें क्या सिलेबस है, सिलेबस, अच्छा एक बात और मैं बता देता हूँ, कोई भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है ना, तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के लिए। एक होता है उसका सिलेबस, कि सिलेबस क्या है, और दूसरा होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 चीज़ें जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों आपकी टेबल पे रहनी चाहिए, उसका सिलेबस और उसका पीवाईक्यू, ठीक है। ये दोनों अगर आपने नहीं देखा, आप बस ऐसे रैंडमली उठ के तैयारी कर रहे हो, तो मेरी बात ले लो, 100% कभी उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी के पीवाईक्यूज़, ये दोनों मतलब ऐसे आप मान लो कि गोल्ड हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर क्या माँगता है, आपसे पूछ क्या रहा है पेपर, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है ना। इस बार देखा होगा बहुत ज़्यादा फिलॉसफिकल एसेज़ आ गए हैं ना, तो ये सब कहाँ से पता चलेगा? पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तभी पता चलेगा ना, है ना। तो हमको सिलेबस देखना है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, एक-एक टॉपिक सिलेबस में क्या-क्या है ना? उसका रिसोर्स पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे को कहाँ से पढ़ना है, और उसके अकॉर्डिंगली उसके पीवाईक्यूज़ क्या-क्या आए हैं, पिछले में आ चुके हैं, ताकि पीवाईक्यूज़ से आपको ये पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या-क्या हैं। ताकि जब आप प्रीलिम्स में फाइनल रिवीजन कर रहे हो, तो आप उन पर्टिकुलर चीज़ों को रिवाइज़ करके जाओ, लास्ट मिनट रिवीजन जिसको बोलते हैं, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? मैं हमेशा ही बोलता हूँ पीवाईक्यूज़ आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी बोल रहा हूँ, फिर से बोलूँगा, है ना? जब तक नहीं समझोगे तब तक बोलता रहूँगा, ठीक है? तो समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम और प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं। तो हम प्रीलिम्स के सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है ना? जो प्रीलिम्स में होते हैं 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस 1, ठीक है? और एक होता है क्या? सीसैट, है ना? जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना?
तो हम पहले जीएस की बात करेंगे और फिर हम एप्टीट्यूड वाले की बात करेंगे। दोनों ही 200 मार्क्स के पेपर होते हैं, है ना। और इनमें अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊँ जनरल के लिए, कट ऑफ जो है वो अराउंड 100 जाता है हर साल, ठीक है। तो आपको आप ये समझ लो कि 110 के आसपास आपको नंबर लाने पड़ेंगे सेफ साइड पे रहने के लिए। 110 टू 120 सेफ साइड पे रहने के लिए आपको नंबर इसमें लाने पड़ेंगे। मतलब आपको 60% ऑफ द पेपर सही करना है ना, अटेम्प्ट नहीं, सही करना है। अटेम्प्ट तो हो सकता है आपको 95% करना पड़े तभी 60% सही होगा, बट 60% आपको सही करना है ना पेपर। और इसमें ये ध्यान रखना, मोस्टली क्या होता है कि अब देखो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना वो बहुत ही अनसर्टेन होता है एंड प्रीलिम्स इज़ टफर देन मेंस। ये ध्यान रखना क्योंकि प्रीलिम्स जो है उसमें बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ना, और ऐसा भी होता है फैक्चुअल रैंडम, नहीं पता है क्या कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको 40 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आता होगा प्रीलिम्स के पेपर में, श्योर शॉट। उसके बाद जो बाकी कट ऑफ के लिए जो आपको करना है, जैसे बाकी के 20 क्वेश्चन जो आपको सही करने हैं कट ऑफ के लिए, वो कैसे करने हैं दैट यू विल डू बाय मॉक्स। एंड कैसे टेक्निक्स लगानी है एलिमिनेशन वाली, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, इन सब तरीक़ों से कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है, इन सब तरीक़ों से आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे, है ना। और आपको रिस्क लेना पड़ेगा प्रीलिम्स के पेपर में। प्रीलिम्स के पेपर में ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरे को नहीं आता है तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा, है ना। नहीं, आपको पढ़ना है उस क्वेश्चन को और उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस करोगे जितने आपको आते हैं, है ना। लेट्स से आपको आते हैं 60 क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स से आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको 60 क्वेश्चन आते रहते हैं, मतलब श्योर शॉट, है ना। आपको रिस्क थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। जनरली आपको 40 के आसपास क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन आपको मालूम होंगे श्योर शॉट। उसके बाद जो बाकी 10 क्वेश्चन हैं या 15 क्वेश्चन है उसमें आपको रिस्क लेके इंटेलिजेंट गेसिंग करके एलिमिनेशन करके उनको सही करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रिस्क आपको पेपर में लेना पड़ेगा, है ना। बिना रिस्क के प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, है ना। तो रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा, है ना। रिस्क लोगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो लेना पड़ेगा। और ये जो रिस्क है वो आपको मॉक्स वगैरह जब एनालाइज़ करोगे ना आप, तो उसको पता चलेगा कि कैसे हम एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं, क्या हो रहा है ना, इस टाइप से पता चलेगा, ठीक है। अभी हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, है ना। तो उसमें पहला है करंट इवेंट्स जो कि करंट अफेयर्स हैं, दूसरा है हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तीसरा है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, चौथा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पाँचवा है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, उसके बाद जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, है ना। उसके बाद जनरल साइंस। और ये ध्यान रखना कि जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो इसमें आपको पीएचडी किसी चीज़ में नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। किसी भी कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें पीएचडी मत करने घुस जाना, ठीक है। कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो सारे बेयर एक्ट्स रट लिए, नहीं भाई, पीएचडी नहीं करनी है। आराम से पढ़ो और ओवरव्यू लो चीज़ों का कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को हम पकड़ते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स है उसको कहाँ से कवर करना है और कितना कवर करना है, ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखो दो टाइप के करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन होता है, एक होता है प्रीलिम्स स्पेसिफिक, है ना, और एक होता है मेंस, ठीक है। तो मेंस में आपको क्या करना रहता है, दोनों का हम डिस्कस करेंगे। पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आती है कि ये किसने लॉन्च किया, है ना, ये रिपोर्ट किसने लॉन्च करी, ठीक है, उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, देखो इसमें प्रीलिम्स में क्या है, आपको जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है उसमें आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। सजेस्ट करूँगा मैं द हिंदू पढ़ लेना। द हिंदू रोज़ आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है ना। जो लोग बोलते हैं कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी ने बिना पेपर पढ़े निकाल लिया हो, ठीक है, हो सकता है, दैट इज़ एन एक्सेप्शन। बट मेरे हिसाब से हिंदू पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल पर्सपेक्टिव जो चीज़ों का है वो आपको द हिंदू से ही मिलेगा, ठीक है। और द हिंदू पढ़ना कैसे है, ऐसा नहीं है कि हर न्यूज़ आप पढ़ रहे हो, इसको अरेस्ट कर लिया गया, ये पॉलिटिकल इशू पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। द हिंदू में वही आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है ना। अब आप बोलोगे ये मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन से आर्टिकल रिलेटेड है, तो ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप सिलेबस अपने साइड में रखोगे, है ना। जब आप देखोगे कि मेंस के सिलेबस में अच्छा ये सिलेबस है ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई क्या इशू एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप शुरुआत में बहुत ज़्यादा फालतू की न्यूज़ पढ़ रहे हो, है ना, कि इसको अरेस्ट कर लिया गया, इसको अरेस्ट कर लिया गया, है ना, बट आपको वो नहीं करना है ना। धीरे-धीरे हैबिट बनेगा और ये भी हैबिट डालो कि भाई जो द हिंदू पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे तक पेपर ही पढ़ रहे हैं। 2-3 घंटे तक अगर पेपर पढ़ोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा तो प्रिपरेशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही अनसर्टेन रहता है, कभी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कभी बहुत कम आ जाएगा, है ना। बट हमको स्टैटिक टॉपिक्स भी तो कवर करने ही है ना, करने हैं, ठीक है। तो द हिंदू आपको पढ़ना है रोज़ प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, द हिंदू जैसे आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो आपको जनरल आइडिया हो गया कि आज न्यूज़ में ये चीज़ थी, है ना। और द हिंदू आपको पढ़ना है
मैक्सिमम 45 टू 60 मिनट से ऊपर जो ग्लैंस है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। द हिंदू का जो आप पढ़ रहे हो, है ना, 45 मिनट्स इज़ नॉर्मल। 45 मिनट्स आप पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। 18 पेज जनरली रहते हैं द हिंदू में। आप 45 मिनट्स पढ़ सकते हो सकता है शुरुआत में आपको 1 डेढ़ घंटा लग रहा हो, कोई बात नहीं, हो जाता है। बट धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहोगे ना, तो ये डाउन हो जाएगा टाइम जो है आपका। 45 मिनट्स में आप जो है वो इसको हिंदू को आपको ख़त्म करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई भी कोचिंग का, कोई भी बहुत सारे कोचिंग का करंट अफेयर्स डेली कंपाइलेशन डालते हैं, उस डेली कंपाइलेशन को एक बार पढ़ लो, है ना, उस डेली कंपाइलेशन को एक बार पढ़ लो, ठीक है। तो उस डेली कंपाइलेशन से क्या होगा, आपने जो न्यूज़ तो पढ़ ली द हिंदू की, है ना, उसके बाद दूसरी बार आपने ये पढ़ लिया इंपॉर्टेंट इश्यूज़, तो आपको रीइंफोर्स हो गया। अब इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो आपने न्यूज़ पढ़ी थी द हिंदू में, उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें थी, है ना, वो भी आपको पता चल जाएगा और बैकग्राउंड एनालिसिस भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये आपको करना है, द हिंदू पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक किसी भी कोचिंग का डेली कंपाइलेशन उठा लो पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो कभी टहल रहे हो या इधर उधर वॉक कर रहे हो, तो लेक्चर चला दो जो करंट अफेयर्स के रिवीजन लेक्चर्स होते हैं, जैसे हमारे भी हैं, है ना। द लेमैन वे जो है वो कवर करता है मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हमारे लेक्चर्स आप चला सकते हो, वो रिवीजन होता रहेगा आपका। जैसे अगस्त का रिवाइज करना है तो भाई लेक्चर चला दिए, ऐसे कोई बहुत बड़े लेक्चर्स हैं नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स रहते हैं, तो वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। तो इस टाइप से आप रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम और भी क्या करते हैं, उसके बाद आपको देखो, कोई भी चीज़ की आपने थ्योरी पढ़ी, तो थ्योरी आप भूल जाओगे अनटिल एंड अनलेस आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, पहली बात। और दूसरा, आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करते हो। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको रिटेन कर पाता है। तो जो ये हमारी डेली एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलती है, जिसमें हम 5 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और 5 स्टैटिक टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो आपको मैंडेटरली करना है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन है, मैंडेटरी करना है, वो देखना ही है, ठीक है। क्योंकि उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं 5 करंट अफेयर्स के, जिससे आपका करंट अफेयर्स भी रिवाइज होता है, और 5 स्टैटिक टॉपिक्स से, जिससे आपका स्टैटिक टॉपिक भी रिवाइज होता है ना। तो हम स्टैटिक टॉपिक अलग अलग रहते हैं रोज़, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका हर सब्जेक्ट जो है वो कवर होता रहता है ना, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों सीरीज़ आपको देखनी है, ठीक है। हिंदू पढ़ना है, कोई डेली कंपाइलेशन पढ़ लेना है किसी भी कोचिंग का। उसके बाद जब आप खाना खा रहे हो या टहल रहे हो, तो उसमें आप रिवीजन लेक्चर चला दो लेमैन वे के, और उसके बाद ये डेली एमसीक्यूज़ आपको करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आ रहा है और बस आंसर देख लिया, ऐसा नहीं। क्वेश्चन आ रहा है, पॉज करो वीडियो को और ट्राई टू अटेम्प्ट इट फ्रॉम योर ओन, है ना। तभी तो आप रिकलेक्ट करोगे ना इन्फॉर्मेशन। आप आंसर देख लोगे तो कैसे रिकलेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो आपको करना है। ये दोनों चीज़ें अगर आपने कर ली, तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद जब आप हिंदू पढ़ते रहोगे डेली, मान लो आप पढ़ रहे हो हिंदू, है ना, तो ऐसा होगा कि आपने 1 महीना पढ़ा हिंदू, फिर दूसरा महीना पढ़ा, फिर तीसरा महीना पढ़ा, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको दिखेंगे कि बार बार आ रहे हैं। वो टॉपिक्स हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, है ना। तो उन टॉपिक्स के ऊपर, सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर जो फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा बार न्यूज़ में आ रहे हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आप थोड़ा एक बैकग्राउंड नोट्स बना लो कि भाई टॉपिक क्या है ना, इशू क्या चल रहा है। जैसे मान लो केरला और लेट्स से केरला और तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है ना, मुल्ला पेरियार डैम को लेके, ठीक है। तो अब भाई बहुत 3-4 महीने से आ रहा है ये। तो अब इसके बारे में आप जो है वो शॉर्ट नोट बना लो कि भाई मुल्ला पेरियार डैम जो है वो कहाँ पर है, कौन सी रिवर है जो किस रिवर पर ये डैम बिल्ड है, और इशू क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है ना। और अगर इशू आ रहा है तो इससे हम मेरा क्या चीज़ का टॉपिक रिलेटेड है। जैसे केरला अगर तमिलनाडु में डिस्प्यूट आ रहा है ना, तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना। तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया ये, है ना। वाटर के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है ना, तो इसके पीछे क्या क्या प्रोविजंस हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजंस हैं क्या। रिवर बोर्ड्स एक्ट जो है, रिवर बोर्ड्स एक्ट के थ्रू एक बॉडी इस्टेब्लिश होती है ना। इस टाइप से आप थोड़ा उसका एनालिसिस कर लो, बस इसी टॉपिक का। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक न्यूज़ का इस टाइप से करना है, बट उन टॉपिक्स का कर लो जो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है ना। अब इसके बाद ये तो हो गया प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद मेंस का कैसे पढ़ोगे, ठीक है। मेंस के लिए अलग थोड़ा हमको एनालाइज करना रहता है। तो मेंस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इश्यूज़, ठीक है। तो मेंस जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है इश्यूज़, न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब ऐसा हो सकता है, मान लो मेरे से मतलब क्या है, मेरे से मतलब है जैसे मान लो कुलभूषण जाधव वाला केस है, ठीक है। आपका न्यूज़ में आ गया कुलभूषण जाधव वाला जो चल रहा था ना अभी पीछे, कि भाई पाकिस्तान उसको रिलीज़ करे या जो भी इस टाइप से चल रहा था। ये इंटरनेशनल फोरम में गया था, है ना। तो अब आपको ये तो न्यूज़ है कि भाई कुलभूषण जाधव पे केस चल रहा है, ठीक है। अब इसके पीछे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके पीछे इंपॉर्टेंट है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं, है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, क्या हिस्ट्री रहा है रिलेशंस के बीच में, ठीक है।
इस टाइप से चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी है उस इश्यू के बारे में, ठीक है? आपको इश्यू पे फ़ोकस करना है, ना कि न्यूज़ पे, ठीक है? न्यूज़ तो चेंज होती रहती है बट इश्यूज़ सेम रहते हैं, ठीक है? अब जैसे इंडिया और चाइना इंडिया और चाइना के बीच में न्यूज़ आ रही है कि भाई चाइना ने इधर अटैक कर दिया, लेट्स से चाइना ने अपने ट्रूप्स आगे ले आए हैं चाइना वाले, है ना? और कुछ अटैक कर दिया है ये अक्साई चीन वाली बॉर्डर पे, ठीक है? तो इसमें आपका ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अटैक कर दिया ठीक है, ये नहीं पूछेगा। बट आपको क्वेश्चन कहाँ आएगा? इंटरनेशनल रिलेशंस पे, कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशंस कैसे हैं और रिसेंटली कैसे शेप हुए हैं वो, है ना? क्या हमारे डिप्लोमैटिक मिशंस क्या कर रहे हैं इसको टैकल करने के लिए, है ना? तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना? तो आपको पूरा बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा कि इंडिया चाइना के बीच में रिलेशन कैसा है, पहले कैसा आया था, 1962 में वॉर क्यों हुआ था, है ना? चाइना ने क्यों पीछे कर लिया अपना ट्रूप्स, है ना? उसके बाद से कैसे शेप हुआ है हमारा, हम कितनी ड्यूटी लगाते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स पे, है ना? इस टाइप से चीज़ें जो हैं आपको इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, इस टाइप से चीज़ें आपको एनालाइज़ करनी है इंडिया चाइना के बीच में, है ना? न्यूज़ तो था कि अटैक हो गया बट आप डीप में जाओगे उसके, ठीक है? तो इस टाइप से मेंस का तैयारी करना है, ठीक है? उसके लिए आप क्या है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसके लिए बिग पिक्चर की डिबेट्स देख सकते हो। पहले राज्यसभा टीवी में आती थी, अभी शायद बंद हो गई हैं। उन जो फ्रैंक राउज़न परेरा हैं उन्होंने अपना चैनल खोल लिया भारत फर्स्ट करके। तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ आते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको इश्यूज़ एनालाइज़ करने हैं जो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया जो फ्रीक्वेंट न्यूज़ में आ रहे हैं उन इश्यूज़ को एनालाइज़ करना है डिटेल से, ठीक है? और उनके बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं एकदम क्विक रिवीजन के लिए, कि भाई ये इश्यू है ना? ये हम क्यों इश्यू है, बैकग्राउंड ये है ना? उसके पीछे बैकग्राउंड ये है ना? अब हम कर क्या सकते हैं उस बारे में? जैसे मान लो कोई इश्यू आया, ठीक है? तो उस इश्यू से रिलेटेड चीज़ें जो हैं कि भाई आईसीजे में ये है, कब एस्टैब्लिश हुआ, यहाँ एस्टैब्लिश हुआ, क्या करता है, ये काम करता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन कैसे हैं, ये हैं, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है मेरा, कि भाई अब हम अच्छे करने के लिए रिलेशंस हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना है और उन इश्यूज़ का जो फ्रीक्वेंटली टॉपिक में है उनका नोट्स बनाना है, ठीक है? अब आप इसके लिए टाइम बचाने के लिए ऑनलाइन नोट्स भी बना सकते हो या फिर ऑफलाइन भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है, दोनों काम करता है। ऑनलाइन में थोड़ा ऑर्गेनाइज़ हो सकता है आपके नोट्स, है ना? ऑफलाइन में थोड़ा हैज़ार्ड रह सकता है ना? और डे वाइज़ नोट्स मत बनाना कि भाई आज का बना रहे हैं, कल का बना रहे हैं। टॉपिक वाइज़ नोट बनाना कि भाई ये जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है, ये जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है ना? ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या हिस्ट्री से रिलेटेड है या ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इस टाइप से नोट बनाना, है ना? तो एक जगह ऑर्गेनाइज़्ड होगा। तो इसीलिए ऑनलाइन में आप एवरनोट यूज़ कर सकते हो। एवरनोट अच्छा है, उसके लिए उसमें आप एकदम वो कर सकते हो, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो अपने नोट्स, है ना? वो यूज़ कर सकते हो। तो इस टाइप से करना है। और जो शो नोट्स हैं उसको शॉर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, है ना? फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हो, डायग्राम्स यूज़ कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप जो मेंस के आंसर लिखोगे ना, उसमें भी आप अपना टाइम बचाने के लिए जो आंसर लिखोगे वो इसी टाइप से लिखोगे, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इस टाइप से। तो ये जो आपकी जो डेली नोट मेकिंग हैबिट है उसी में ही अगर ये आ जाए फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, तो मेंस का आंसर लिखने में ईज़ी होगा, समझ रहे हो? तो इसी टाइप से मैं बोल रहा हूँ, इसी टाइप से आप नोट्स बनाओ, ठीक है? क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स डाल के, डायग्राम्स डाल के, है ना? जैसे आप मेंस में आंसर लिखोगे ना उस टाइप से बुलेट पॉइंट्स लिखो बस कि ये इश्यू हैं, ये चीज़ें हैं, बस खत्म। एक इश्यू के बारे में 250 वर्ड से ऊपर आपको नहीं लिखना है क्योंकि मेंस में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो 250 वर्ड में ही आपको उसका आंसर देना है, उससे ऊपर नहीं देना है। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर 250 वर्ड से ऊपर का नोट्स मत बनाना, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? फालतू टाइम वेस्ट करोगे और नहीं कभी रिवाइज़ कर पाओगे उसको, ठीक है? तो डिबेट देख ली, है ना? इश्यूज़ को एनालाइज़ कर लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, है ना? इश्यू क्या है, क्यों आया है, उससे रिलेटेड डेटा, अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड डेटा भी आपको देखना है ना? तो मान लो अगर पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ रहा है, लेट्स से पॉवर्टी का टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो अनएम्प्लॉयमेंट से थोड़ा बहुत 2-3 लाइन का डेटा आप रखो अपने पास, ताकि जो आपके मेंस के आंसर हैं उनमें आप उसको कोट कर पाओ, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा आपके मेंस के आंसर्स में, ठीक है? तो ये आपको जो है वो याद रखना है कि जो डेटा है वो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कुछ-कुछ डेटा होना चाहिए, है ना? उसके बाद वे फॉरवर्ड आपको लिखना है कि भाई वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड क्या है, आपका थिंकिंग क्या है उस पर्टिकुलर इश्यू से रिलेटेड, है ना? आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान कैसे रिलेशंस अपने इंप्रूव कर सकते हैं या इंडिया और चाइना कैसे अपने रिलेशंस इंप्रूव कर सकते हैं? इस टाइप से थोड़े बहुत वर्ड्स लिखो। कभी-कभार आर्टिकल्स में भी होते हैं कि वे फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, तो वो पॉइंट्स आप थोड़े-थोड़े नोट कर लो, ठीक है? तो इस टाइप से आपको करना है ना? फ्लो चार्ट्स यूज़ करो, डायग्राम्स यूज़ करो, ठीक है? और मेन कीवर्ड्स आपको लिखने हैं, जो-जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो आंसर में होने ही चाहिए, है ना? वो आपको लिखने हैं, ठीक है? तो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या इश्यू पे मेन कीवर्ड्स लिखने हैं इश्यू के। समझ में आ गया?
ये सीरीज़ आप जो है हमारी मंथली करंट अफेयर्स की हमारी वेबसाइट www.laymanway.com पे जाके फ्री कोर्सेज में जाके देख सकते हो, है ना। सारे ही कोर्सेज ऑलमोस्ट फ्री पड़े हुए हैं, है ना। तो वहाँ पे जाके बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, गो एंड यूटिलाइज द मटेरियल और वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब जो देखो, अब दूसरी चीज़ होती है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आंसर राइटिंग आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई अभी तैयारी चालू की है तो आंसर आप लिख रहे हो, नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो कुछ भी आंसर राइटिंग आप स्टार्ट करोगे ना तो वो वेरिएबल टॉपिक से होंगे, हिस्ट्री से आ गया, पॉलिटी से आ गया, तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, तो अभी कैसे करोगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि शुरुआत के जो 3-4 महीने हों आपके प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें आप करंट अफेयर्स के ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, है ना। जो करंट अफेयर्स के इशू हैं, जैसे मैंने अभी पीछे बताया आपको, इश्यूज़ जो हैं उसको आप एनालाइज़ करोगे ना कि बैकग्राउंड क्या है, कुछ डेटा लिखोगे, उसके बाद उसका बॉडी लिखोगे, उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखोगे, कॉन्क्लूजन लिखोगे, है ना। तो इस टाइप से जो चीज़ें हैं किसी इशू के बारे में, उस इशू पे क्वेश्चन बना लो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कुलभूषण जाधव का केस चल रहा है ना, तो आपको पता है कि भाई आईसीजे जो है, आईसीजे पे आपको क्वेश्चन बनाना हो कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ आईसीजे इन रिजॉल्विंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप वो क्वेश्चन बनाओगे, तो फिर आप वो जब आईसीजे के ऊपर क्वेश्चन बना के उसका आंसर लिखोगे, तो उसमें आप मेंशन करोगे कि अभी रिसेंटली कुलभूषण जाधव का केस था दैट वेंट टू आईसीजे एंड आईसीजे रूल्ड इन फेवर ऑफ इंडिया दैट कुलभूषण जाधव शुड बी अलाउड टू मतलब कंसल्ट विद द इंडियन लीगल डिपार्टमेंट, या इस टाइप से जो भी XYZ होगा, है ना। उसके बाद आईसीजे के बारे में आप थोड़ा लिख दोगे बैकग्राउंड कि आईसीजे वाज एस्टैब्लिश्ड इन दिस एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल बॉडी टू रिजॉल्व इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद आप बॉडी लिखोगे, उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखोगे, आईसीजे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, मोर सच बॉडी शुड बी एनहांस, या जो भी ऐसी बातें हैं, है ना, इस टाइप से लिखोगे आप। और उस आंसर, जब ये आंसर आपने लिखा, जब ये आंसर आपने लिख लिया पूरा, तो आपको आईसीजे के बारे में सब कुछ याद हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब आप रिवाइज करोगे इस चीज़ को, अगर आप कभी करते हो, है ना, इससे एक चीज़ ये भी हो रही है कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, पहली बात। आपका एक ब्लूप्रिंट बनता रहेगा धीरे धीरे कि आप एक्चुअली मेंस में आंसर कैसे लिखोगे। और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स पे बेस्ड है, ये कोई स्टैटिक टॉपिक पे बेस्ड नहीं है ना। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो एक दूसरे के साथ, जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, या घर वाले, क्या मतलब किसी और से भी करवा सकते हो रिव्यू कि भाई ये मैंने आंसर कैसे लिखा है। कोई एक पार्टनर ढूंढ लो, उससे बोलो कि यार ये मेरा रिव्यू कर दो, मैं तुम्हारा रिव्यू कर दूंगा। इस टाइप से आप कर सकते हो। इशू को अंडरस्टैंड करो रादर देन मगिंग अप। क्रैम नहीं करनी चीज़ें, रट्टा नहीं मारना है। जो बोलते हैं ना, रट्टा मार रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, दिन भर रट्टा मार रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, रट्टा नहीं मारना है। इशू को समझो डिटेल में कि अगर चाइना अपने ट्रूप्स बॉर्डर के पास लेके आ रहा है तो उसका क्या मकसद हो सकता है। अगर चाइना यहाँ से सीपैक से लेके ग्वादर पोर्ट पे एक पूरी रोड बना रहा है तो उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है ना। अगर चाइना ने श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट 99 ईयर्स की लीज पे लिया है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। क्या कर रहा है इन सबसे चाइना, चाइना अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन को बढ़ा रहा है ना। चाइना चाहता है कि वो एक वर्ल्ड लीडर बने। तो इस टाइप से चीज़ों को आपको एनालाइज करना है ना। इस टाइप से चीज़ों को आप जब एनालाइज करना स्टार्ट करोगे तो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद ही आपको इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी धीरे 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 धीरे। और जब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है ना तो इतने पॉइंट्स आते हैं दिमाग में, तब आपका दिमाग भी खुलेगा। अच्छा, चाइना ऐसे कर रहा है तो इंडिया के रिलेशंस क्या हो सकते हैं। इंडिया अपने रिलेशंस बढ़ा सकता है रशिया से, बट रशिया और चाइना के बीच में रिलेशंस भी अच्छे हैं, तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया बगल वाले से रिलेशन बढ़ा सकता है। बट इंडिया का पाकिस्तान से रिलेशन खराब है तो इंडिया बांग्लादेश से बना सकता है। बट चाइना भी अभी बांग्लादेश पे कंसंट्रेट कर रहा है रिलेशन बनाने के लिए। तो इंडिया क्या स्टेप्स ले सकता है बांग्लादेश से रिलेशंस और अच्छे करने के लिए। ट्रेड बढ़ा दे, बांग्लादेश को असिस्टेंस प्रोवाइड करे। भूटान के साथ इंडिया रिलेशंस अच्छे बना सकता है चाइना को टैकल करने के लिए, या यूएस के साथ इंडिया अच्छे रिलेशन बना सकता है क्योंकि यूएस और चाइना की राइवलरी चल रही है ना, राइवलरी चलती है। तो इस टाइप से आपको चीज़ें सोचनी है, क्रिएटिव होना है आंसर्स में कि भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस टाइप से मैं एनालाइज कर सकता हूँ इशू को, उस टाइप से एनालाइज कर सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपको चीज़ों को एनालाइज करना है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ये चीज़ें खुद ही आएंगी, बट बी क्यूरियस अबाउट थिंग्स कि चीज़ें क्यों हो रही हैं ऐसे, क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ का, है ना। तभी आप जाके एक ब्यूरोक्रेट की तरह सोच पाओगे। ब्यूरोक्रेट बनने से पहले उनकी तरह सोचना पड़ता है ना। तो आपको उस टाइप से सोचना है। और उसके बाद तीसरा तो है कि आपको रिवाइज़ करना है। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, रिवाइज़ तो आपको करना ही है ना। जितनी बार रिवाइज़ करोगे चीज़ों को उतना ज़्यादा अच्छे से आंसर लिख पाओगे, उतना ज़्यादा रिटेंशन होगा। समझ में आ गया।
उसके बाद कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत ज़्यादा टाइम मत देना न्यूज़पेपर को भाई, 2-3 घंटे पढ़ना नहीं, 30 मिनट से 45 मिनट तक आप न्यूज़पेपर पढ़िए, इससे ऊपर मत पढ़िए मेरे हिसाब से। 2-3 घंटे जो है वो मत वेस्ट करिए न्यूज़पेपर पढ़ने में। और ऐसा होता है कि शुरुआत में हमको नहीं पता रहता, हम न्यूज़पेपर उठाते हैं और सब चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो आप क्या करो कि शुरुआत में किसी इंस्टीट्यूट के डेली कंपाइलेशंस पढ़ने लगो। डेली कंपाइलेशन धीरे धीरे पढ़ने लगोगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर आप पेपर उठा के पढ़ो, है ना। फिर पेपर उठा के जब पढ़ोगे तो फिर ज़्यादा रिलेट कर पाओगे और फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है। हर चीज़ का नोट नहीं बनाना है कि भाई ये चीज़ें आई हैं, हर चीज़ का नोट नहीं बनाना है। जो रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं सिर्फ उनका ही नोट्स बनाना है। नोट्स मत बनाना पहली बात पेपर के, ठीक है। पेपर में ऐसे कुछ लोग मैंने देखा है क्लिपिंग काट लेते हैं, डायरी में चिपका रहे हैं। ये क्राफ्ट वर्क करने थोड़ी आए हैं इधर, है ना। आपको नोट्स अभी नहीं बनाने हैं, जो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स हैं उसके नोट्स बनाओ। और इतने ज़्यादा कोचिंग से कंपाइलेशंस आते रहते हैं, खुद ही वो नोट्स बना के आपको दे रहे हैं, है ना। तो टाइम बचाओ अपना। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो इन सब में जो टाइम वेस्ट कर दोगे ना, तो फिर भूल जाओ कि रैंक अच्छी आ पाएगी। हर चीज़ का नोट नहीं बनाना है ना। रिपीटेटिव टॉपिक से नोट बनाना। इशू पे फोकस करो, न्यूज़ पे नहीं। जैसे कि मैंने बताया, इशू पे फोकस करो, न्यूज़ पे नहीं। टाइम सेव कर सकते हो एवर नोट के थ्रू, नोट बना के, है ना। ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो रादर देन अगर आप ऑफलाइन भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। बट अगर ऑनलाइन बनाओगे तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और क्या, करंट अफेयर्स टॉपिक को स्टैटिक टॉपिक से लिंक करो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को स्टैटिक टॉपिक से लिंक करना है। अभी जब हम मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे कि जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जैसे मान लो कि कहीं प्रेसिडेंट रूल लग गया, है ना। मान लो महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग गया, है ना। तो अब ये न्यूज़ तो आएगी कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग गया है, तो ये न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट है। बट इससे रिलेटेड प्रेसिडेंट रूल से जितनी भी चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट रूल से क्या रिलेटेड है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड नेशनल इमरजेंसी आप पढ़ोगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ोगे। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सा आर्टिकल है ना, कौन लगाता है प्रेसिडेंट रूल, कब लगता है प्रेसिडेंट रूल, ये सब सारा स्टैटिक टॉपिक है, ये कभी चेंज नहीं होता है ना। न्यूज़ आएगी आपकी प्रेसिडेंट रूल पे, आपको रिवाइज करना है सारा, ये पूरा बैकग्राउंड रिवाइज करना है स्टैटिक टॉपिक का। और फिर इस चीज़ को रिलेट करना है कि अच्छा क्यों लगा महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल, इस वजह से लगा, ओके, इस वजह से लगा, पार्टी नहीं बन पा रही थी, कोई बीच में सरकार नहीं आ पा रही थी, इस वजह से वहाँ पे सरकार नहीं बन पा रही थी, तो अभी प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा लिया। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा था नहीं, बट प्रेसिडेंट रूल इस टाइप से लग गया, है ना। या फिर जब कोई स्टेट है उसने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो नहीं चल पा रहा है, या उसने सेंटर के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया, है ना, तो दिस दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो अभी प्रेसिडेंट रूल लग गया। इस टाइप से आपको चीज़ों को सोचना है। समझ में आ रहा है। उसके बाद हर स्टैटिक टॉपिक के लिए 2-3 लाइन्स ऑफ करंट अफेयर का इशू प्रिपेयर रखो, है ना। जैसे मान लो कोई भी स्टैटिक टॉपिक है, बेसिक स्ट्रक्चर पे है, या फिर कोई भी मतलब जैसे इस पे आ गया, जैसे एंटी डिफेक्शन बहुत न्यूज़ में रहता है ना। तो एंटी डिफेक्शन आपने स्टैटिक टॉपिक में पढ़ लिया, जैसे लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया एंटी डिफेक्शन। अब एंटी डिफेक्शन आपको मालूम है क्यों होता है, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिख लो, बस एक एग्जाम्पल, एक या मैक्सिमम 2-3 एग्जाम्पल। 1-2-3 एग्जाम्पल इतना तो आता भी नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल आप लिख लो कि अच्छा अभी रिसेंट में कब हुआ है, रिसेंट में कभी डिफेक्शन का केस हुआ है क्या, तो वो एग्जाम्पल लिख लिया। रिसेंट में कोई केस था क्या डिफेक्शन से रिलेटेड, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था क्या एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड, तो वो लिख लिया। इस टाइप से जब आप करंट अफेयर्स को स्टैटिक टॉपिक से रिलेट करोगे ना, इससे आपको दो चीज़ें पता चलेगी। एक तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड तरीके से चलेगी, आपका प्रीलिम्स भी होता रहेगा, आपका मेंस भी होता रहेगा करंट अफेयर्स से, है ना। और अच्छा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के थ्रू तैयारी होगा, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। समझ में आ रहा है। इस चीज़ से, इस टाइप से आपको चीज़ें करनी है। तो मेंस के जब आप आंसर लिखोगे तो यू कैन ऐड दीज करंट अफेयर्स नोट्स टू देम, एंड दिस विल ऐड ट्रमेंडस वैल्यू टू योर आंसर्स। ठीक है, समझ में आया। तो समराइज़ कर देते हैं हम आज के लिए, आज के लिए हम समराइज़ कर देते हैं कि जो करंट अफेयर्स करंट इवेंट्स हैं, है ना, उसको हम कैसे कहाँ कहाँ से पढ़ेंगे। ये जो पहला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आज कि करंट इवेंट्स जो है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो हमको कहाँ से पढ़ना है। द हिंदू एक डेली कंपाइलेशन, एक मंथली कंपाइलेशन रिवीजन पर्पस के लिए, हर कोचिंग का आ जाएगा, किसी भी कोचिंग का आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक है, किसी भी कोचिंग का मंथली कंपाइलेशन रिवीजन पर्पस के लिए बस। और लेमैन वे के लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर मंथली रिवीजन के लिए, है ना, वो भी चलेगा। ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, जैसे बिग पिक्चर, इंडियाज़ वर्ल्ड, जो कि राज्यसभा टीवी पे आता है, पीआरएस इंडिया। ये एक्सटेंसिव चीज़ें हैं, मतलब टाइम मिल रहा है तो कर लो,
अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करो तो आपके पास 1.5 साल है अगला, तो आप इस टाइप से चीज़ें पढ़ सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम है। जिनके पास नहीं टाइम है वो स्किप कर सकते हैं, बट जिनके पास टाइम है, अगर आपके पास टाइम है 2033 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो वॉच इंडियाज़ वर्ल्ड एंड PRS इंडिया। PRS इंडिया इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे जितने भी लेजिस्लेशंस आते हैं वो PRS इंडिया उसको कवर करता है, तो वहाँ से आप लेजिस्लेशन पढ़ सकते हो, है ना। इंडियाज़ वर्ल्ड जो है वो राज्यसभा टीवी पे सीरीज़ आती है, दैट यू कैन वॉच। बिग पिक्चर यू कैन वॉच, उस पर डिबेट्स आते हैं, इश्यूज़ को डिस्कस किया जाता है, तो वो यू कैन वॉच, है ना। उसके बाद डेली MCQs जो हैं ये आपको हमारी वेबसाइट से करना है। रोज़ के रोज़ क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चन, यू हैव टू डू इट, है ना। कभी कभार हो सकता है मिस हो, बट यू हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सो यू विल हैव टू डू दैट। उसके बाद यू हैव टू लिमिट योर टाइम, 30 to 45 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। नोट मेकिंग नहीं करनी है हर दिन की, सिर्फ फ्रीक्वेंट न्यूज़ की करनी है ना। उसके बाद ऑनलाइन आप पढ़ लो डेली न्यूज़ कंपाइलेशन किसी भी इंस्टीट्यूट का, 30 to 45 मिनट्स उसको आप पढ़ लो। तो आपने 30 to 45 मिनट्स, मैं मैक्सिमम मान के चलता हूँ, मान लो आपने 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ा, 45 मिनट्स में आपने डेली कंपाइलेशन पढ़ लिया, तो कितना हुआ, 1.5 घंटा हो गया, है ना। 1.5 घंटा हो गया। उसके बाद रिवाइज़ करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हर वीक का। जैसे मान लो आप मंडे से लेकर सैटरडे तक आपने पढ़ा न्यूज़, ठीक है, तो संडे को पूरे वीक में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे जो आपने पढ़े उसको रिवाइज़ करो। ऐसा हर संडे करो, ऐसा नहीं कि एक संडे कर लिया तो दूसरे में नहीं करेंगे, नहीं। हर संडे आपको पूरा रिवाइज़ करना है, जितनी बार रिवाइज़ करोगे उतना अच्छा है। हर संडे आप एक बार रिवाइज़ कर लो तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा ये इश्यूज़ आए थे हमारे न्यूज़ में और इस टाइप से हमको पढ़ना है। उसके बाद मंथली कंपाइलेशन एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना, जो हमारे लेक्चर्स हैं वो देख लो, और मंथली कंपाइलेशन पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो वो लेक्चर्स भी सफिशिएंट है, बट मंथली कंपाइलेशन पढ़ सकते हो रिवाइज़ करने के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका जो है करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन, है ना। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो इश्यूज़ को अंडरस्टैंड कर, जैसे मैंने बताया ना कि आपको इश्यूज़ पे फोकस करना है, न्यूज़ पे नहीं, है ना। तो इश्यूज़ जो हैं वो कैसे करोगे, आपको पहला देखना है कि रीज़न क्या है, क्यों न्यूज़ में था वो, व्हाई इट इज़ इन न्यूज़। उससे रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड नॉलेज आपको गेन करनी है, डेटा आपको गैदर करना है, फैक्ट्स गैदर करने हैं, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स अगर कोई हैं उस इशू से रिलेटेड, जैसे नीति आयोग की है या फिर ARC की कोई रिपोर्ट है जो उस इशू से रिलेट कर रही है, तो वो आपको सर्च करनी है, उससे 2-4 लाइनें उठा लेनी है। फिर करंट स्टेटस क्या है उस इशू के ऊपर, पर्टिकुलर क्या स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जो भी इशू चल रहा है उसके ऊपर पर्टिकुलर क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट ने कुछ किया है उससे रिलेटेड कि नहीं। बोथ साइड्स ऑफ द इश्यूज आपको देखने हैं, प्रोज क्या हैं उस, अगर ये इसके फेवर में जाता है तो उसके प्रोज क्या हैं, इसके फेवर में नहीं जाता है तो उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये सब आपको, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इस टाइप से आपको इशू को पूरा डिटेल में अंदर घुस के एनालिसिस करना है ना, जो फ्रीक्वेंट है न्यूज़ में। फिर अपने सजेशंस आपको रखने हैं कि भाई ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा सजेशन है, ये मेरा वे फॉरवर्ड है, हम क्या कर सकते हैं उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, और हम ये क्या कर सकते हैं कि आगे ऐसे इश्यूज़ ना आए। तो उस चीज़ के लिए जो है इस टाइप से आपको पूरा इशू को जो है वो एनालाइज करना है, समझ में आ गया। उसके बाद रीड, रिवाइज एंड इम्प्लीमेंट, रिवाइज कॉन्स्टेंटली एंड राइट आंसर्स ऑन करंट अफेयर्स टॉपिक्स, है ना। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स पे आप मेंस आंसर राइटिंग करो, दैट इज़ माय पर्सनल सजेशन। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर ऐसे मत करना कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो न्यूज़पेपर प्लीज़ पढ़ना, रोज़ पढ़ना न्यूज़पेपर, क्योंकि उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा, वोकैब बढ़ेगा, राइटिंग बढ़ेगा, और आप आंसर्स जो है अच्छे से लिख पाओगे मेंस के आंसर्स में, है ना। कुछ कुछ वर्ड्स भी अच्छे अच्छे पता चलते हैं। तो उसके बाद करंट और स्टैटिक को लिंक करना है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक टॉपिक्स को लिंक करना है। इससे क्या होगा, आपका रिटेंशन बढ़ेगा और आपके आंसर्स में भी, आंसर्स की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी, है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट ट्राई टू मग अप थिंग्स, रटने की कोशिश मत करना। प्रीलिम्स के लिए जो करंट अफेयर्स हैं वो तो आपको 5-6 बार पढ़ोगे तो वैसे ही दिमाग में रहेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ोगे वही आ जाएगा, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बैकग्राउंड, बस उतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो चलो अभी आज हमने ये पहला टॉपिक इसका डिस्कस कर लिया कि करंट अफेयर्स हमको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। एंड फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelemanway.com। तो चलिए जल्दी से चलते हैं आगे, आगे मतलब मैं जा रहा हूँ आप जो मैंने अभी बताया ये पूरा आप नोट कर लो किसी रजिस्टर में कि कैसे करना है, हमको कैसे करना है। ये PDF शेयर हो जाएगी, वैसे इसका जो प्रेजेंटेशन है उसका PDF मैं शेयर कर दूंगा, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे, और वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। सो अगले लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट पे कैसे करना है। अगले लेक्चर में हम बेसिकली इसको ख़त्म कर देंगे। करंट अफेयर्स थोड़ा ज़्यादा फोकस मैंने इसलिए किया क्योंकि हैप्जार्ड चीज़ें हैं, लोगों को पता नहीं रहता कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे करें, है ना, तो नहीं पता रहता, इसीलिए मैंने थोड़ा इस पर ज़्यादा फोकस किया है। बाकी नेक्स्ट
वीडियो में हम सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर देंगे कि ये कहाँ से पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है ना। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड वर्क हार्ड, बाय बाय।